हेलो। आ जाइए भाई। आज पढ़ते सामान्य अध्ययन एक। ठीक है, तो सामान्य अध्ययन एक मतलब यूपीएससी में, जैसे ये यूपीएससी है, इसमें पहले होती है प्रीलिम्स। प्रीलिम्स को हम पीआरई लिखते हैं। फिर होता है सी सेट, ये एक दिन में पेपर होते हैं। सी सेट, सी सेट, ठीक है। उसके बाद होती है दो क्वालिफाइंग नेचर के पेपर। एक तो इंग्लिश का होता है, एक भारतीय भाषा मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो भाषाएं लिखी गई है, ठीक है, 22 भाषा उनका होता है, प्लस 22 कॉन्स्टिट्यूशन लैंग्वेज होता है ना, लैंग्वेज यहाँ लिख देते हैं लैंग्वेज। लैंग्वेज का होता है पेपर। उंगली से अच्छा नहीं लिख पाते हैं, ठीक है। और फिर आता है जीएस का। तो पहला होता है जीएस फर्स्ट, तो वही जीएस फर्स्ट पढ़ते हैं मेरे भाई, ठीक है। टाइम को ध्यान में रखते हुए, वैसे भी आज टाइम थोड़ा कम ही था मेरे पास, बिजी था, ठीक है। चलते क्या क्या है जीएस फर्स्ट में। भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास एवं भूगोल और समाज। मतलब जीएस फर्स्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट है, ठीक है। इसमें है इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, ठीक है। क्या लिखे यार, उंगली से अच्छा नहीं लिख पाएंगे, कोई बात नहीं है, आगे पढ़ लेते हैं। और वर्ल्ड हिस्ट्री है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, और सोसाइटी है। सोसाइटी के बारे में अच्छी समझ बनाओ, और साथ साथ मनोविज्ञान भी पढ़ो, ठीक है। मनोविज्ञान तरीका से ये सोसाइटी में किस तरह संप्रेषण होता है, अभी मैं यूट्यूब पर बोल रहा हूँ, ये संप्रेषण है, ठीक है। तो संप्रेषण एक मुख से नहीं होता है, द्विमुखी होता है। आपका मुख सुन रहा है मुझे, देख रहा है मुझे, ठीक है। आपका कुछ एक्शन हो रहा है, मेरा भी कुछ एक्शन हो रहा है। मैं मुंह से कैसे कर रहा हूँ, मैं आंखों से कैसा कर रहा हूँ, मैं कैसे बोल रहा हूँ, ये सब क्या है, संप्रेषण। तो संप्रेषण भी जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मनोविज्ञान भी पढ़ें, ठीक है। एक मतलब आप टीचर तो नहीं बन रहे हो, लेकिन यूपीएससी के कलेक्टर एप्टीट्यूड भी होता है, ठीक। तो एप्टीट्यूड, एथिक्स, ये भी किताबें पढ़ो। जीएस 4 में है शायद मेरे हिसाब से, ठीक है। वो भी पढ़ना पड़ेगा आपको, तब जाकर आप सिलेक्ट हो गए। पूर्ण रूप से आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा हर चीज़ में। तो पहला पॉइंट है इसमें, भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला के रूप, साहित्य और वास्तुकला के मुख्य पहलू शामिल होंगे। इसमें यही होगा कि भारत की कला किस तरह थी प्राचीन, और आधुनिक किस तरह है, और मध्यकाल की किस तरह है, ये सब कला के रूप में होगा। और साहित्य होगा, साहित्यकार किस तरह है, किस तरह संस्कृत से हिंदी में आई, और अदर लैंग्वेज किस तरह टूटकर एक लैंग्वेजेस बनी, इस प्रकार होता है। वास्तुकला, तो उनकी कला क्या थी वास्तु की, और मुख्य पहलू शामिल है इन चीज़ों का, ठीक है। नंबर 2, 18वीं सदी के लगभग मध्य से लेकर वर्तमान समय तक का आधुनिक भारतीय इतिहास महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व, विषय आती है। 18वीं सदी के अंदर जो भी हुआ, वो चीज़ें 18वीं सदी से और प्रारंभ से लेकर अब तक की जो हिस्ट्री है वो आती है, विश्व की और भारत की। उनके कौन कौन से व्यक्तित्व उभरे, कौन राजा बना, कौन शासन किया, क्या हुआ, ये सब चीज़ होती है। इतिहास हमारी जड़ों को मजबूत हमें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे भाई, ठीक है। हिस्ट्री कोई गलत सब्जेक्ट नहीं है, ना ज्योग्राफी गलत है, ना इकोनॉमी गलत है।
ठीक है। ज्योग्राफी तो सारे सब्जेक्टों की जननी कहा जाता है मेरे भाई, और मुझे तो ये सब्जेक्ट ही पढ़ना सबसे अच्छा लगता है। सारी सब्जेक्ट इनसे निकलकर आगे चलती है, और ये सब्जेक्ट किसी की स्ट्रॉन्ग है तो हो वो ज़्यादा उन्नति कर सकता है। कोई वैज्ञानिक है, यदि किसी चीज़ की खोज करनी है तो उनको पहले जियोग्राफी की अध्ययन करना पड़ेगा। किस प्रकार जलवायु है, यहाँ भूकंप विस्फोट नहीं होगा, सारी चीज़, ठीक है। जियोग्राफी खुद साइंस है, ठीक है। पॉलिटिक्स भी कुछ साइंस है, ठीक है। तो ये साइंस के सब्जेक्ट समझ लो, ठीक है। साइंस तो कुछ इनसे अलग करके कुछ चीज़ अलग की दे दिया तो उसको साइंस नाम दे दिया। असल में तो पढ़ाई होती है, ठीक है। समाज से हम सब कुछ सीखते हैं, समाज शास्त्र होता है, ठीक। स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है। 1857 की क्रांति हुई स्वतंत्रता संग्राम में मंगल पांडे नामक एक सैनिक था, वो सूअर और गाय की चर्बी का कारतूस था, उनको मना कर दिया। वैसे उनकी डेट लगभग मार्च में दी गई, नहीं मई में दी थी, 10 मई को, और 10 मई से पहले ही वो विद्रोह हो गया। अगर 10 मई तक रुक जाते तो उस समय ही हम स्वतंत्र हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके विभिन्न चरण और देश के विभिन्न भागों में इसमें अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्तित्व और उनका योगदान, उनके जो व्यक्तित्व है, तांते टोपे है, लक्ष्मीबाई है, और बेगम हजरत महल है, ठीक है, चांद बीबी है, मुल्ला अहमदुल्ला खां है, जो भी लियाकत अली खां है, जो भी है भाई, पूरों का जितने भी है उनका नाम तो हमसे ले नहीं सकते, बहुत बड़ा हो जाएगा सेगमेंट, ठीक है। इतना सा पढ़ाया अभी 7 मिनट से ज़्यादा हो गई, ठीक है। फिर तीसरा चौथा पॉइंट है, स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन। पासा छठो पॉइंट है, विश्व के इतिहास में 18वीं सदी की घटना यथा औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनर्सीमांकन, उपनिवेशवाद उपनिवेशवाद की समाप्ति, और राजनीतिक दर्शनशास्त्र जैसे साम्यवादी वाद, पूंजीवाद, समाजवाद आदि शामिल होंगे, और उसके रूप में और समाज पर उसका प्रभाव पड़ेगा। मेरे भाई कुछ सवाल ऐसा आता है, उपनिवेशवाद क्या होता है? उपनिवेशवाद ये होता है कि जब कोई देश है, कोई देश अपनी ज़मीन के अलावा दूसरी ज़मीन पर अधिकार करते हैं, शासन चलाते हैं, वो होता है उपनिवेशवाद, ठीक है। उंगली से सही नहीं चलता है। और उपनिवेशवाद इनका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, शब्द ज्ञान, ठीक है। औद्योगिक क्रांति, उद्योग के लिए क्या क्या क्रांति हुई, और किस तरह पूंजीवादी यानी रुपये पैसे वाला साम्यवादी समाज के लिए किस तरह उभर कर आ रही, वो कार्ल मार्क्स की योजना थी साम्यवादी, वो चीज़ सब आती है, ठीक है। ये घटना सीमांकन हो जो भी, ठीक है। दर्शन शास्त्र मतलब फिलोसॉफी, राजनीतिक, और एक द्वितीय विश्व युद्ध का समाप्ति, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति 1945 में, ये सब चीज़ें पढ़नी पड़ती है मेरे भाई, ठीक है। अभी पढ़ाना शुरू हो जाऊँगा तो मैं तो कह रहा हूँ ना, यूट्यूब के इतिहास में मैं अकेला आदमी होऊंगा, क्योंकि मेरी पॉलिटिक्स इतनी स्ट्रांग है कि मैं पॉलिटिक्स पढ़ाना शुरू हो जाता हूँ ना, ख़त्म करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। और मैं ऐसा ही स्टूडेंट था, जब गुरुजी कहते हैं पॉलिटिक्स का तो बादशाह बनेगा एक दिन, ठीक है। लेकिन मैंने कहा मेरी रुचि पॉलिटिक्स में नहीं है, मैं कुछ अच्छा करूँगा, ठीक है। मैं पहले मैंने कहा मैं टीचर बनूँगा, फिर मैं आरएएस की तैयारी करना शुरू हो गया, ठीक। और अभी मेरी आरएएस की तैयारी ही चल रही है। बीए मेरी सेकेंड सेमेस्टर है, 12th क्लास पिछले साल पढ़े, कोई बात नहीं, अभी से तैयारी चल रही है, ग्रेजुएशन होते ही
देखते हैं आपके साथ, ठीक है। और स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन, एकीकरण का श्रेय किसको जाता है? वल्लभ भाई पटेल को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है, ठीक है। लोहा पुरुष के नाम से वो जाना जाता है मेरे भाई, ठीक है। ऐसे फैक्ट भी याद कर लिया करो, लिख लिया करो, मैं बोलता हूँ तो कोई बात मैं बोलूँगा नहीं हूँ, बड़ा हो जाएगा सेगमेंट। विश्व के इतिहास में 18वीं सदी की घटना और औद्योगिक क्रांति, ये तो पढ़ लिया। फिर भारतीय समाज की मुख्य विशेषता, भारत की विविधता और उसकी मुख्य विशेषता क्या है भारतीय समाज की, किस तरह भारत में समाज एक दूसरे साथ रहते हैं, किस तरह होते हैं ये समाज, और अनेकता में एकता, और एक कैसे हुए, वो सब विशेषता है। महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन, जनसंख्या एवं संबंध मुद्दे, गरीबी और विकासात्मक विषय, शहरीकरण और उनकी समस्या और उनके रक्षोपाय, मतलब उनकी रक्षा किस तरह पर की जाती है, महिलाओं का संगठन और महिलाओं की भूमिका और जनसंख्या में संबंध और गरीबी के मुद्दे और विकास किस तरह किया जाता है, शहरीकरण किस तरह होता है, नगरीकरण किस तरह होता है और उनकी क्या क्या समस्या होती है, वो सब, ठीक है। भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण का प्रभाव, यानी भूमंडलीकरण का भारत के समाज पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। वो सामाजिक सशक्तिकरण, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता, ये, और विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषता, ठीक है, ये भी पढ़ना है, भौतिक भूगोल की विशेषता, ठीक है। नदियाँ पहाड़ जो होता है ना, भौतिक भूगोल होता है, ठीक है। हिमालय से तरे भौतिक भूगोल है, ठीक है। एक तो भौतिक भूगोल 11वीं क्लास की एनसीईआरटी है, और मानव भूगोल 12वीं क्लास की एनसीईआरटी है, वो भी पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एनसीईआरटी तो आपकी नींव निर्माण कर देगी, पढ़ा करो। विश्व भर के मुख्य प्राकृतिक संसाधनों का विवरण, दक्षिण एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप को शामिल करते हुए विश्व भारत सहित के विभिन्न भागों में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के उद्योगों को स्थापित करने के लिए जिम्मेदार कारक, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी हलचल, चक्रवात आदि जैसी महत्वपूर्ण भू भौतिकीय घटना और भौगोलिक विशेषताएं और उनके स्थान, अति महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषता, जल स्रोत एवं हिमावरण सहित और वनस्पति एवं प्राणी जगत में परिवर्तन और इस प्रकार के परिवर्तनों के प्रभाव, ठीक है। भूकंप, ज्वालामुखी किस तरह आती है, सुनामी क्या होती है, चक्रवात वगैरह, और उनकी भौतिकी घटना, उसके अंदर हलचल क्या होती है, क्या विशेषता होती है, इनके मतलब कुछ कुछ अच्छे मतलब बेसिक चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं, ठीक है। नींव निर्माण के लिए आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपका कॉम्प्रिहेंसिव पावर, मतलब समझ शक्ति अच्छी हो जाएगी। अंग्रेजी में कॉम्प्रिहेंसिव आया था पहले, तो कॉम्प्रिहेंसिव को मतलब समझ होती है, समझ विकसित करना, आपके अंदर शब्द निर्माण हो जाएगा तो समझ विकसित अपने आप हो जाएगी। और भूगोल के जो परिवर्तन होते हैं, सब विश्व के भूगोल और भारत के भूगोल दोनों पढ़ना है, ठीक है। कहीं ना कहीं कोई चीज़ तो आपके काम आ ही जाएगी। GS2 सामान्य अध्ययन सेकंड है, द्वितीय, मतलब इसमें क्या क्या है पढ़ते हैं भाई, ठीक है। क्या कल पढ़ लें? नहीं, आज ही पढ़ ले इसको, तो दो आज पढ़ ले GS 2 कल पढ़ लेंगे, ठीक है। इसमें शासन व्यवस्था, शासन व्यवस्था को इंग्लिश में गवर्नेंस कहते हैं, ठीक है। संविधान, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय वे अंतर्राष्ट्रीय संबंध, IR कहते हैं ना, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, न्याय ने जस्टिस, सोशल जस्टिस कहते हैं, शासन प्रणाली को पॉलिटिक्स कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं संविधान को। भारतीय संविधान ऐतिहासिक आधार, विकास विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना है। संघ एवं राज्यों के कार्य का उत्तरदायित्व
संघीय ढांचे से संबंधित विषय एवं चुनौतियों, स्थानीय स्तर पर शक्तियों एवं वित्त का हस्तांतरण और उसकी चुनौतियाँ, ठीक है, ये भी पढ़ना है आपको। विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण को मतलब अलग अलग। विवाद निवारण, विवाद का किस तरह निवारण तंत्र होता है, तथा संस्थान, उनका संस्थान किस तरह है, उसका सोल कहाँ होता है, इस प्रकार होती है, ठीक है। भारतीय संविधानिक योजना के अन्य देशों के साथ तुलना, संसद और राज्य विधायिका संरचना, कार्य संचालन शक्तियाँ एवं विशेषाधिकार और उनसे उत्पन्न होने वाले विषय। ये तो बहुत बड़ा सेगमेंट हो जाता है पॉलिटिक्स का भाई। यदि आपका पॉलिटिक्स मजबूत है तो कुछ हद तक आशंका है, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है हर विषय पर, क्योंकि ये सबसे बड़ा विषय है मेरे भाई, और पॉलिटिक्स मेरी बहुत स्ट्रांग है। देखते कुछ आते लोग तो पॉलिटिक्स स्टार्ट कर देंगे, और ज्योग्राफी भी पढ़ा देंगे, हिस्ट्री भी मैं पढ़ा दूंगा, साइंस टैग में नहीं पढ़ाऊँगा, ठीक है, हिंदी में पढ़ा दूंगा, इंग्लिश में पढ़ा दूंगा, ठीक है। थोड़ा हमारा विस्तार होगा तो कम्युनिकेशन होगा, हमारा संप्रेषण होगा, लोग आएंगे हमारे पास, तो मैं पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। भारतीय संवैधानिक योजना और अन्य देशों के साथ तुलना, ये पढ़ लिया, यही पढ़ लिया। और कार्यपालिका एवं न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्य, सरकार के मंत्रालय, विभाग प्रभावक समूह और औपचारिक अनौपचारिक संघ तथा शासन प्रणाली में उनकी भूमिका, क्या क्या भूमिका है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषता, जनप्रतिनिधित्व के बारे में भी बताता है, जनता का प्रतिनिधित्व, लीडरशिप कैसे किया जाता है वगैरह। विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति और विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्तियाँ, कार्य एवं उत्तरदायित्व भी आते हैं, ठीक है। संविधानिक विनियामक और विभिन्न अर्ध न्यायिक निकाय सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पना तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय। विकास प्रक्रिया तथा विकास उद्योग, गैर सरकारी संगठनों, स्वयं सहायता समूह, विभिन्न समूहों और संघों, दानकर्ताओं और लोकोपकारी संस्थाओं और संस्थागत एवं अन्य पक्षों की भूमिका है। केंद्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का कार्य निष्पादन इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय। स्वास्थ्य शिक्षा, यह भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हेल्थ शिक्षा, एजुकेशन, मानव संसाधन से संबंधित सामाजिक क्षेत्रों, सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित विषय, गरीबी और भूख से संबंधित विषय, शासन व्यवस्था, पारदर्शिता एवं जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई गवर्नेंस, अनुप्रयोग, मॉडल सफलताएं, सीमाएं और संभावनाएं, नागरिक चार्टर, अनुप्रयोग, मॉडल सफलताएं, सीमाएं और संभावना है, नागरिक चार्टर, पारदर्शिता एवं जवाबदेही और संस्थागत तथा अन्य उपाय, लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका, भारत एवं इसके पड़ोसी संबंध और द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत के संबंधित और अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार, भारत के हितों पर विकसित एवं विकासशील देशों की नीतियों तथा राजनीति का प्रभाव, महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और मंच, उनकी संरचनाएं, अधिदेश, ये सब GS2 में आते हैं। और GS
सेकंड के अंदर इतना बड़ा सेगमेंट है, इनको भी कवर करना है। बाज़ लोग ये सोचते हैं कि हम तैयारी कर लेंगे। तैयारी भाई इस तरह नहीं की जाती है। तैयारी के लिए आप प्रीलिम्स की तैयारी के साथ साथ मेंस की तैयारी कीजिए, क्योंकि सारे सब्जेक्ट एक दूसरे के पूरक है। सब सब्जेक्ट पढ़ें, ठीक है। इंटरव्यू की तैयारी आप लास्ट में कर सकते हैं, परंतु मेंस की तैयारी लास्ट में नहीं होगी। जड़ों तक आपको जाना ही होगा। और वीडियो बड़ा हो गया, आपको कठिनाई होगी, इसलिए मैं अपना उद्बोधन समाप्त करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा क्रांति।